प्यारे बच्चों, रोटेशनल मोशन टॉपिक में रोलिंग इस समय चल रहा है। रोलिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी हर बॉडीज की रोलिंग एनर्जी हमने बताया था। और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² इंटू बीटा का इंक्लूड हो जाता है। बीटा आ जाता है यहाँ पर, और बीटा इज रोलिंग फैक्टर। बीटा इज 1 + k² r²। ठीक है, तो इस तरह से हर बॉडीज की रोलिंग एनर्जी निकालना हम लोग को समझ में आ गया था। बस वही रोलिंग फैक्टर कैसे रखते हैं ये बात हमने बताया था, जिसमें कि 1 + k² r² में k² r² उस बॉडी का मुखौटा होता है, चेहरा होता है, फेस होता है। यानी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कोफिशिएंट होता है वो k² r² होता है। उसमें 1 का सम कर दो तो रोलिंग फैक्टर आ जाता है। तो जब कोई बॉडी रोल करेगा तो उसमें रोटेशनल एनर्जी के साथ साथ ट्रांसलेशनल भी होगा। ट्रांसलेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी का सम ही रोलिंग एनर्जी होता है, स्पष्ट बताया गया था। तो जाहिर है कि उस रोलिंग एनर्जी में कुछ फ्रैक्शन या कुछ परसेंटेज ट्रांसलेटरी का होगा और कुछ % रोटेटरी का होगा। तो वही देखो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इस समय, परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी इन टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में कितना % ट्रांसलेटरी होता है। जैसे मान लो टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में अगर 60% ट्रांसलेटरी है तो 40% रोटेटरी होगा, दोनों का मिलके 100% आएगा। जैसे अब देखना, अभी जब परसेंटेज वैल्यू बताएंगे तो रिंग के लिए जब बताएंगे तो रिंग में 50% ट्रांसलेटरी आता है और 50% रोटेटरी आता है। 50-50 का कॉन्सेप्ट होता है रिंग के केस में, और जो रिंग का कॉन्सेप्ट होगा वही हॉलो सिलेंडर का होगा। ठीक है, इसलिए जितना वैल्यू आएगा, जैसे फ्रैक्शन में जितना वैल्यू आएगा ट्रांसलेशनल का फ्रैक्शन, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो रोटेशनल का फ्रैक्शन आ जाएगा। 60% ट्रांसलेशनल है तो 40% रोटेशनल होगा। 50% ट्रांसलेशनल है तो 50% रोटेशनल भी होगा। 72% ट्रांसलेशनल है तो 28% रोटेशनल होगा। तो इसमें जब परसेंटेज निकाला जाता है तो सबसे ज्यादा ट्रांसलेटरी आता है बेटा सॉलिड स्फीयर का। यानी अगर इंक्लाइंड प्लेन पर सारे बॉडीज को एक साथ रोल करा दिया जाए तो सबसे आगे सॉलिड स्फीयर चलेगा। सबसे पहले बॉटम पे सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा, सबसे बाद में रिंग पहुंचेगा, क्योंकि रिंग में ट्रांसलेशनल एनर्जी 50% ही होता है, अब बाकी सबका उससे ज्यादा होता है ट्रांसलेटरी। तो अगर ट्रांसलेटरी पता चल गया तो रोटेटरी 1 में से माइनस कर दो, परसेंटेज है तो 100 में से माइनस कर दो। तो यहाँ हमने देखो लिखा है परसेंटेज ऑफ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी इन टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। टोटल रोलिंग एनर्जी में कितना % ट्रांसलेटरी होता है, तो पहले फ्रैक्शन देख लें, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज भी आ जाएगा। तो इसके लिए देखो ट्रांसलेटरी को किससे इंडिकेट करते हैं, ईटी से। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी को ई से इंडिकेट करते हैं। तो हो गया ट्रांसलेटरी अपॉन टोटल रोलिंग, यानी ई रोलिंग। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², हाफ mv², और रोलिंग होता है, बोलो, हाफ mv² इंटू बीटा होता है कि नहीं होता है रोलिंग में। तो देखो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आ गया 1/बीटा। अब बीटा निकालने का मेथड जानते हैं, 1 + k² r²। तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देख लो 1/बीटा आता है। ठीक है, और अगर यहां पर तुम बीटा का वैल्यू रख दो, बीटा होता कितना है 1 + k² r²। तो r² के यहां मल्टीप्लाई हो गया, r² न्यूमरेटर में चला गया, तो ये आ गया r² k² + r²। ये खुद में क्वेश्चन है, ट्रांसलेटरी असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया है, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होता है, r² k² + r²। तो इस तरह से ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, that is E translatory
अपॉन ई रोलिंग, देख रहे हो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, ये आ गया 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फ्रैक्शन वैल्यू है। अब परसेंटेज चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो परसेंटेज के लिए ET अपॉन ई इंटू 100 ई ट्रांसलेटरी अपॉन ई रोलिंग इंटू 100 इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा इंटू 100, देख रहे हो। और 1 अपॉन बीटा इंटू 100 यानी आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 100, देख रहे हो। तो अगर बीटा तुम फाइंड करना जान जाओ तो बीटा से ही तुम्हारा सारा क्वेश्चन देख लो क्या हो रहा है, रोलिंग का सॉल्व हो जा रहा है। तो यह है ट्रांसलेटरी एनर्जी का टोटल रोलिंग एनर्जी में फ्रैक्शन, और यह है परसेंटेज। परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये कौन सा वैल्यू होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू। तो यह है फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू। और ये हो गया कौन सा वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू। ठीक है। अच्छा अब क्या करें, परसेंटेज ऑफ, अब ट्रांसलेटरी को क्या बना दें, रोटेटरी। परसेंटेज ऑफ रोटेटरी या रोटेशनल, परसेंटेज ऑफ रोटेशनल कहो चाहे रोटेटरी कहो, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी इन टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। तो अगर तुमको परसेंटेज ऑफ या फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ ट्रांसलेटरी पता चल गया तो 100 में से, अगर फ्रैक्शन है तो 1 में से माइनस कर दो, और परसेंटेज है तो 100 में से माइनस कर दो, तो जो बचेगा वही तो रोटेशनल वाला होगा। इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। और अब यहां पर देखो ER लिखेंगे, नहीं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में फ्रैक्शन वैल्यू। तो ये देखो रोटेशनल हो गया, रोलिंग में फ्रैक्शन। तो ट्रांसलेटरी आया है 1 अपॉन बीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन बीटा। देख रहे हो, बचा हुआ पोर्शन रोटेशनल में जाएगा। और ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन बीटा, और बीटा का वैल्यू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो और ये आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो इसमें आता है आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और रोटेशनल वाले में आता है के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसलिए रोटेशनल एनर्जी का टोटल रोलिंग एनर्जी में फ्रैक्शनल वैल्यू, तो यहां देखो रोटेशनल लिख रहे हैं, देखो रोटेशनल अपॉन टोटल रोलिंग, ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन बीटा। बीटा का वैल्यू रखोगे तो यहां आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फ्रैक्शनल वैल्यू। और परसेंटेज देखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो गया रोटेशनल इंटू 100, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन बीटा इंटू 100, ये आ गया के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 100। यानी इसे आइडिया लग रहा है कि अगर ट्रांसलेशनल एनर्जी पता है कि टोटल का 60% ट्रांसलेशनल है, तो बाकी देखना तुम 40% अपने आप रोटेशनल आ जाएगा। तो जितना ट्रांसलेशनल होगा तो 100% से माइनस कर दो तो बचा हुआ पर्सन रोटेशनल का होगा।
जिसमें अगर फाइंड हम लोग करें ना तो सबसे ज्यादा ट्रांसलेटरी आगे बढ़ने की टेंडेंसी सॉलिड स्फीयर में होता है और सबसे कम आगे बढ़ने की टेंडेंसी रिंग में होता है। रिंग का ट्रांसलेटरी 50% होता है और सॉलिड स्फीयर की ट्रांसलेटरी एनर्जी 72% होता है। इसको मिटाते हैं और अब अलग अलग बॉडी का देखते हैं कि कितना परसेंटेज वैल्यू आ रहा है टोटल रोलिंग में। जैसे एग्जांपल फर्स्ट फॉर रिंग, देखो रिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, तुमको पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग की होती है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर की, तो रिंग और हॉलो सिलेंडर का सेम रिजल्ट आएगा। एंड हॉलो सिलेंडर देख रहे हो, रिंग एंड हॉलो सिलेंडर। तो रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया या हॉलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है कि mr² होता है, इसलिए इसका जो बीटा का वैल्यू है ये हो गया 1 प्लस इसका मुखौटा 1 है, तो देखो बीटा का वैल्यू 2 आ गया। अब अगर ट्रांसलेटरी एनर्जी देखो, ट्रांसलेटरी अपॉन टोटल रोलिंग इज इक्वल टू, ये आ गया 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, देख रहे हो। इसलिए ट्रांसलेटरी एनर्जी अपॉन E इंटू 100 इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 100, देख रहे हो कितने परसेंट आया, 50%। तुम खुद देखो कि ट्रांसलेटरी एनर्जी टोटल रोलिंग में चाहे रिंग हो चाहे हॉलो सिलेंडर हो, चूंकि दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, इसलिए देखो 50% आया, यानी 50% उसमें ट्रांसलेटरी होगा, तो बचा कितने परसेंट, 50% वो रोटेटरी हो जाएगा, निकाल के देख लो। इसलिए अगर रोटेशनल देखें तो ER अपान E, ये देखो रोटेशनल अपान रोलिंग, ये रोलिंग वाला है, इंटू 100, तो ये होता है 1 माइनस 1 अपान बीटा इंटू 100 होता है, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान बीटा का वैल्यू 2 इंटू 100, तो हो गया हाफ इंटू 100, कितने परसेंट, 50%। तो रिंग के केस में या हॉलो सिलेंडर के केस में 50% ट्रांसलेटरी और 50% रोटेटरी। 50-50 का चक्कर होता है इसमें। ब्रिटानिया 50-50, रिंग का क्वेश्चन सॉल्व करो तो लगेगा जैसे ब्रिटानिया बिस्कुट खा रहे हैं, तो क्यों ब्रिटानिया का हमने नाम लिया, ब्रिटानिया 50-50 एक बिस्कुट आता है, तो 50-50 का कंसेप्ट यहाँ पर है। आधा ट्रांसलेटरी होगा आधा रोटेटरी होगा, बाकी किसी बॉडी में ऐसा नहीं होता है, किसी में 60-40 हो जाएगा, किसी में 72-28 हो जाएगा, बट रिंग के केस में हाफ हाफ का कंसेप्ट होता है। अब अगर हम लोग सेकेंड इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो अब हम डिस्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, डिस्क की। तो डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कौन सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, और कितना होता है, हाफ mr²। इसलिए इसका जो बीटा हो गया देखो 1 + 1/2, मतलब ये हो गया कितना, 3/2। तो जब 3/2 हो गया तो इसका जब हम लोग देखेंगे परसेंटेज ट्रांसलेटरी अपान टोटल रोलिंग, तो 1 अपान बीटा, तो बीटा का वैल्यू जब हम लोग रखेंगे 1 अपान बीटा, तो बीटा का वैल्यू जब हम लोग यहाँ रखेंगे कितना, 3/2 इंटू 100, तो बीटा का वैल्यू जब 3/2 रखोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2/3 इंटू 100, तो हो गया 200 अपान 3, और 200 अपान 3 ये हो गया नियर अबाउट 66.7%। देखो 66.7% ये आ गया।
तो देख रहे हो इसमें ट्रांसलेटरी 50% नहीं है, 50% से भी ज्यादा है। रिंग से ज्यादा तेज डिस्क चलता है, डिस्क तेजी से आगे बढ़ता है, रिंग उतना तेज से आगे नहीं बढ़ेगा। तो अच्छा अब कितना बचा, 33.3% बचा। तो देखना ये आ जाएगा तुम्हारा रोटेशनल वाला। तो 1 - 1 अपान बीटा, तो वैल्यू रख दो। तो बीटा का वैल्यू यहां रखोगे 3/2, तो ये हो जाएगा देखो 2/3। और 2/3 जब रखोगे यहां पर तो 3 - 2/3 दैट इज ये आ गया 100/3। तो 100/3 नियर अबाउट 33 कितने परसेंट, 3%। तो देख रहे हो 66.7% ट्रांसलेटरी है डिस्क और साइड सिलेंडर के केस में। तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो किस में जा रहा है, रोटेशनल में जा रहा है। तो इसकी ट्रांसलेटरी आगे बढ़ने की टेंडेंसी रिंग के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। अब बात करते हैं हम हॉलो स्फीयर की। और हॉलो स्फीयर देखो, हॉलो स्फीयर की बात करते हैं तो हॉलो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 mr² होता है। तो बीटा का वैल्यू फाइंड करोगे तो 1 प्लस ये मुखौटा इसका 2/3, तो आ गया 5/3। अब जब ट्रांसलेटरी का वैल्यू देखेंगे तो यहां पर आओ वैल्यू देखते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है 1/बीटा इंटू 100। अब बीटा का वैल्यू जब 5/3 रखोगे तो 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, 3/5 इंटू 100। बोलो अब इसका इसे डिवाइड कर दो तो 20 आ गया। देख रहे हो 60%, एक्यूरेट 60%। हॉलो स्फीयर में 60% ट्रांसलेटरी होता है। तो बचा कितना, 40%। तो देखना भी आ जाएगा 40%। तो बचा हुआ पोर्शन रोटेशनल होता है। तो 1 - 1 अपान बीटा, चलो इसको मिटाते हैं। और बीटा का वैल्यू जब रखोगे 5/3 तो हो जाएगा 3/5। और 3/5 को सॉल्व करोगे तो देखो आ गया 200/5। कितने परसेंट आ गया, 40%। देख लो ये हो गया 60%, तो ये कितना हो गया 40%। तो इसकी आगे बढ़ने की टेंडेंसी डिस्क वाले से कम है। सबसे ज्यादा आगे बढ़ने की टेंडेंसी सॉलिड स्फीयर में होता है। देखना अब हम सॉलिड स्फीयर का बताने जा रहे हैं। तो सॉलिड स्फीयर का ट्रांसलेटरी आगे बढ़ने की टेंडेंसी 72% होता है और रोटेशनल 28% होता है। तो अब हम बात करते हैं 4 नंबर, कौन सा स्फीयर। तो अब बात करेंगे बेटा सॉलिड स्फीयर की। तो सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। तो ये हो गया 1 + 2/5, दैट इज ये हो गया 7/5। ये 7/5 हो गया। तो यहां पे जब बीटा का वैल्यू 7/5 रखोगे तो ये आ जाएगा 5/7 इंटू 100, यानी 500/7। बोलो तो 500 ये आ गया देखो 500/7। तो ये आएगा लगभग 72%, एक्यूरेट 72 नहीं आएगा, 71 पॉइंट समथिंग आएगा, बट इसको लिख सकते हो देख लो 72%। तो सबसे ज्यादा ट्रांसलेटरी स्पष्ट दिख रहा है, सबसे ज्यादा ट्रांसलेटरी यानी आगे बढ़ने की टेंडेंसी साइड स्फीयर में होता है। अब इसका रोटेशनल देख लो तो 1 - 1 अपान बीटा, और बीटा का वैल्यू है 7/5, तो आ गया 5/7। तो 5/7 का मतलब 200/7 है ना। और 200/7 को सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट ये आ जाएगा 28%। तो बिल्कुल मतलब एक्यूरेट 72 और 28 नहीं आएगा, इसका 71 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उस हिसाब से आएगा। तो लगभग ये देखो 72% आ गया, ये लगभग 28% आ गया। तो ट्रांसलेटरी एनर्जी सॉलिड स्फीयर के केस में 72% होता है और रोटेशनल एनर्जी इसका 28% होता है। इसका मतलब तुम देख रहे हो कि इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम्हारे सॉल्व हो गए कि
कि अलग अलग बॉडीज में क्या ट्रांसलेटरी होता है और क्या रोटेटरी, कितना परसेंट होता है। और इस पूरे एक्सप्लेनेशन से हम लोग को आइडिया भी लग गया कि सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटरी एनर्जी टोटल रोलिंग एनर्जी में सॉलिड स्फीयर का होता है, जिससे सॉलिड स्फीयर के आगे बढ़ने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए अगर इंक्लाइंड प्लेन पे सारे बॉडीज़ को एक साथ रोल करा दिया जाए, सबका मास m रखा जाए, सबका रेडियस r रखा जाए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सबका अलग अलग ही होगा। और सारे बॉडीज को रोल करा दिया जाए तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि बताओ बॉटम पे सबसे पहले कौन पहुंचेगा, तो तुम बोलोगे सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा, और सबसे बाद में कौन पहुंचेगा, तो रिंग सबसे बाद में पहुंचेगा। क्लियर हो गया? तो इससे कई बात यहां से तुमको समझ में आया कि परसेंटेज भी निकल गया और किसकी आगे बढ़ने की टेंडेंसी ज़्यादा है, किसकी रोटेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, किसकी आगे बढ़ने की टेंडेंसी कम है। ये सब यहाँ पर बेटा क्लियर हो गया। एक कॉन्सेप्ट और देख लो। तुमने अभी पढ़ा है कि रोटेशनल एनर्जी अपान टोटल रोलिंग एनर्जी का फ्रैक्शन ये आया था k स्क्वायर अपान k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल एनर्जी अपान टोटल रोलिंग एनर्जी का फ्रैक्शन ये आया था r स्क्वायर अपान k स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। हमने जब बताया था तो इसको हमने पहले लिखा था, इसको बाद में लिखा था। अब इसको हम रोटेशनल वालों को पहले लिख दिया, ट्रांसलेशनल वालों को बाद में लिख दिए। अब तुम क्या करो, फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दो। तो जब फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा रोटेशनल, देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपान ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ई से ई कट गया, रोलिंग कट गया, तो यहां जब रेशियो लोगे तो ये दोनों कट जाएगा और ये बच जाएगा k स्क्वायर अपान r स्क्वायर। एक खास बात देख रहे हो, यानी किसी भी बॉडी की रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी का रेशियो सीधे k स्क्वायर अपान r स्क्वायर होता है। और k स्क्वायर अपान r स्क्वायर पता है कि उस बॉडी का क्या होता है, बताओ, फेस होता है कि नहीं होता है, फेस ऑफ दैट बॉडी। देख रहे हो, यानी जैसे डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, हाफ mr स्क्वायर, तो डिस्क का फेस 1/2 है, तो डिस्क की रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशन एनर्जी का रेशियो 1/2 आएगा। ऐसे ये रेशियो सॉलिड स्फीयर में 2/5 आएगा, ये रेशियो हॉलो स्फीयर में 2/3 आएगा, ये रेशियो रिंग के केस में 1 आएगा। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, रोटेशनल एनर्जी और ट्रांसलेशन एनर्जी का रेशियो सीधे k स्क्वायर अपान r स्क्वायर होता है, और ये बराबर उस बॉडी का क्या होता है, फेस होता है। उस बॉडी का फेस क्या होता है, कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। तो ये देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इक्वल टू फेस ऑफ दैट बॉडी। ठीक, इसको कंप्लीट करो सब लोग। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, इनक्लाइंड प्लेन पर बॉडी की रोलिंग। कौन सा प्लेन, इनक्लाइंड प्लेन, रोलिंग ऑफ बॉडीज ऑन द inclined प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी की रोलिंग।
ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन पर अगर बॉडी को अगर रोल करा के छोड़ दिया जाए तो अब बॉडी अपने आप नीचे रोल करते हुए आता है, लेकिन इसके लिए सरफेस रफ सरफेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस पे बॉडी रोल नहीं कर सकता। इसलिए अगर स्मूथ सरफेस से सारे बॉडीज को एक साथ छोड़ दिया जाए तो सब स्लाइड कर जाएंगे, सब एक साथ नीचे पहुंचेंगे। लेकिन रफ सरफेस बॉडी को अगर रोल करा के छोड़ दिया जाए तो अलग अलग टाइम पर सबके सब बॉडीज नीचे पहुंचेंगे, सबकी टाइम अलग अलग होगी, जिसमें सबसे पहले साइड स्फीयर पहुंचेगा, सबसे बाद में रिंग पहुंचेगा, क्योंकि ट्रांसलेटरी ये सब बताए हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंक्लाइन प्लेन पर जब बॉडी को रोल कराते हैं तो उस इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पर क्या उसकी वेलोसिटी बनेगी, रोलिंग वेलोसिटी, क्या उसका एक्सेलरेशन बनेगा, कितना टाइम लगेगा। 3 कॉन्सेप्ट देखो ये पढ़ा जाता है, एक्सेलरेशन, टाइम टेकन, वेलोसिटी, ये 3 पॉइंट इसमें हम लोग को पढ़ना होता है। तो आप पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, और इस इंक्लाइन प्लेन पर ये इसकी हाइट h है इंक्लाइन प्लेन का, और ये इसका बॉटम है कि नहीं है, ये इसका बॉटम पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है। अब यहां से अगर किसी बॉडी को रोल करा दिया जाए, देखो कोई बॉडी है, अब ये बॉडी कैसा बॉडी होगा, कोई राउंडेड बॉडी तो होगा, रिंग, डिस्क, हालो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हालो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, इसके अलावा कोई बॉडी नहीं हो सकता। तो ये कोई राउंडेड बॉडी है, ये इसका सेंटर हो गया, रेडियस r हो गया, इसका मास m है, और ये बॉडी ऐसे नीचे आ रहा है, और देखो ऐसे हमने दिखाया है, सिंबल ही बता रहा है कि ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, इसे रोल करते हुए नीचे आ रहा है। तो जब रोल करते हुए नीचे आएगा तो जब ये यहां पहुंचेगा, देख रहे हो, जब इस बॉटम पर ये पहुंचेगा इस पॉइंट पर, तो यहां पे इसकी कुछ वेलोसिटी डेवलप हो चुकी रहेगी। तो वही पूछता है बताओ बॉटम पे इसकी कितनी वेलोसिटी बनेगी, बॉटम पर इसकी कितनी वेलोसिटी बनेगी। तो अगर तुम किसी बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पर, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे h हाइट से बॉडी को स्लाइड करा दो ना, तो उसकी वेलोसिटी तुम पढ़े हो सेकंड टॉपिक में मोशन वन डायमेंशन में, √/2gh वेलोसिटी बनता था। अगर किसी बॉडी को स्लाइड करा दो h हाइट से तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी बनता था √/2gh, लेकिन यहाँ पर ये स्लाइडिंग वाली नहीं, रोलिंग वाली वेलोसिटी यहाँ पर जो होगी यही होगा, बस ये थोड़ा सा चेंज होकर के ऐसे हो जाता है। देखो √/2gh/बीटा, ये फॉर्मूला डेवलप होता है, यानी रोल करेगा तो बीटा का चक्कर जरूर रहेगा। अब बीटा क्या है, 1+k²/r²। तो बताओ इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी होती है √/2gh, लेकिन रोल करेगा तो उस यहां तक आते तो उसकी वेलोसिटी √/2gh/बीटा होगा कि नहीं होगा। तो अगर बॉटम पे वेलोसिटी फाइंड करना है तो एनर्जी कंजर्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ रोलिंग बॉडीज एट बॉटम ऑफ inclined plane इंक्लाइंड प्लेन पर अगर बॉडी रोल कर रहा है तो बॉटम पे उसकी क्या फाइंड करना, वेलोसिटी फाइंड करना। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। देखो जब ये बॉडी बेटा यहाँ पर है तो यहाँ पर इसकी केवल कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे से नीचे आ रहा है तो इसकी परसेंटेज किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी
बराबर कर देना है यहाँ की काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रोल कर रहा है ना बेटा, तो बराबर कर देना है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। अब पोर्शन एनर्जी कितना होगा, देखो mgh, यहाँ का परसेंटेज होगा mgh, और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv² इंटू बीटा। रोल कर रहा है ना, तो देखो मास से मास क्या हो गया, कैंसिल आउट, और यहां से आ गया v² इज इक्वल टू 2gh अपान बीटा। देखो v² बराबर 2gh अपान बीटा। तो इस तरह से अगर हम लोग को वेलोसिटी देखना है तो ये वेलोसिटी आ गया रूट ओवर 2gh अपान बीटा। आया कि नहीं आया, और वही स्लाइड करता तो कल रूट बट 2gh होता। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये आ गया रूट बट 2gh, और बीटा का वैल्यू है 1 प्लस k² अपान r²। एकदम आसान होता है, बस ध्यान देने की बात है। किसी भी बॉडी को रोल करा देगा और कहेगा बताओ बॉटम पे वेलोसिटी कितना होगा, थोड़ा सा आइडिया है तो तुम मन में ही सॉल्व करके रख दोगे बेटा, मन में एकदम। ऐसे बॉडी का एक्सेलरेशन फाइंड किया जा सकता है, टाइम टेकन फाइंड किया जा सकता है। तो देखो वेलोसिटी फाइंड किए, फिर इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, फिर कितना यहां से यहां तक आने में टाइम लगेगा उसको फाइंड करेंगे। तो आप थोड़ा अलग अलग बॉडीज की यहां पर देखा जाए क्या वेलोसिटी डेवलप हो रहा है। जैसे एग्जांपल यहां पे अगर रिंग रोल कर रहा हो तो बॉटम पे वेलोसिटी किसकी बनेगी, रिंग की। कौन सी वेलोसिटी, स्लाइडिंग वाली नहीं, रोलिंग वाली वेलोसिटी। रोलिंग वेलोसिटी बनेगी रिंग की। और यही वेलोसिटी किसका होगा बेटा, हॉलो सिलेंडर। सोच लो हॉलो सिलेंडर और इसकी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, क्योंकि हॉलो सिलेंडर और रिंग दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है। हम शुरू में बताए थे कि हॉलो सिलेंडर और रिंग दोनों जुड़े भाई हैं। तो बताओ कितना आसानी से तुम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। कहोगे रूट ओवर 2gh अपान बीटा, और रिंग का बीटा होता है 1 + 1, 1 प्लस मुखौटा, तो ये हो गया 2। बोलो तो 2 से 2 कट गया, तो हो गया रूट ओवर gh। तो ये होता है देखो रिंग और हॉलो सिलेंडर की रोलिंग वेलोसिटी जब ये रोल करते हुए बॉटम तक पहुंचता है। इसके बाद वेलोसिटी ऑफ डिस्क, डिस्क की वेलोसिटी और सॉलिड सिलेंडर की वेलोसिटी, ये दोनों एक ही होगा। कितना होगा, रूट ओवर 2gh अपान बीटा। और अब सोचो डिस्क का बीटा कितना होता है, 1 प्लस उसका मुखौटा 3/2 होता है कि नहीं होता है, तो यहीं रख दो 3/2। तो ये आ गया देखो रूट ओवर 4gh अपान 3, रूट ओवर 4gh अपान 3। अब देखो अगर वह हॉलो स्फीयर रोल कर रहा हो, कौन सा स्फीयर, हॉलो स्फीयर, तो हो जाएगा रूट ओवर 2gh और हॉलो स्फीयर। अब बीटा सोचो तो 1 प्लस हॉलो स्फीयर का मुखौटा 2/3, देखो आ गया 5/3, तो यहां पर रख दो 5 अपान 3, तो 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये हो जाएगा रूट ओवर 6gh अपान 5। अब एक और बचा सॉलिड स्फीयर, देख लो सॉलिड स्फीयर, तो ये हो गया रूट ओवर 2gh और सॉलिड स्फीयर का बीटा 1 + 2 अपान 5, ये होता है 7 अपान 5। तो यहां जब हम रख देंगे 7 अपान 5, तो आ जाएगा रूट ओवर 10 अपान 7gh। तो देखो ये रटना नहीं है, एकदम मेथड सीखना है। तो कोई बॉडी को रोल करा के बॉटम पे वेलोसिटी पूछ सकता है, किसी भी बॉडी का।
तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ 1 है, यहाँ 4/3 यानी 1.33 हो गया। ये अगर 1.2, सबसे ज्यादा ये वाली वेलोसिटी है, देखो 10/7, यानी सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर की वेलोसिटी होगी बॉटम पर, और सबसे कम किसकी है, रिंग की। तो देखना एनसीईआरटी का पहले पेज में एक क्वेश्चन दिया है कि कई बॉडीज को एक साथ रोल करा दिया जाए, मतलब कई बॉडीज में यही बॉडीज आएंगे, तो बॉटम पर सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी बनेगी, सॉलिड स्फीयर की, सबसे कम वेलोसिटी किसके बनेगी, हॉलो स्फीयर की, ये रिंग की, रिंग यानी हॉलो सिलेंडर। तो इससे दो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, किसकी वेलोसिटी कम, किसकी ज्यादा, और कैसे वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका √2gh स्लाइडिंग वाली वेलोसिटी, और रोलिंग वाली वेलोसिटी √2gh अपान बीटा। जब बॉडी रोल करेगा तो बीटा फॉर्मूले में कहीं ना कहीं इंक्लूड जरूर होगा। तो हमने सारे बॉडीज के वेलोसिटी बॉटम पर हमने बता दिया। थोड़ा सा मेथड सीख जाओ तो आराम से ऐसे क्वेश्चन आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें हम लोगों को आगे पढ़ना है कि इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी रोल करते हुए आ रहा है तो क्या एक्सेलरेशन बनेगा, इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो उसका कितना समय लगेगा। तो टाइम फाइंड करेंगे और उसका क्या फाइंड करेंगे, रोलिंग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। आज हम क्या बताए, वेलोसिटी बताए। तो एक लेक्चर और लगेगा, ये टॉपिक क्या होगा, फिनिश होगा। उसके बाद से चलेगा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ग्रेविटेशन टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।